Sure, let's start. This is Feb 23 का paper and I'll be attempting question number 1 and if you have time left, we'll also attempt question number 2. अगर टाइम कम बचा ना तो मैं रात में ही आपका एक और सेशन लेके I'll attempt question number 2 as well ताकि एक दिन में पूरा एक पेपर 5 आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है? और जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा प्लीज make sure that you read the question carefully with me. Like P5 is all about your confidence level, engaging and extracting information from the क्या नाम है स्टेम ऑफ द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू. आपको ऐसा लगता है आपको कॉम्प्रिहेंशन का पेपर कर रहे हो, लाइक आप गौर से पढ़ते हो, लाइक डोंट ट्राई टू रन थ्रू और रश थ्रू द क्वेश्चन बिकॉज आप जो सिनारियोज देखोगे P5 में वो आपने कभी नहीं पढ़े होते हैं, लाइक तो आपके लिए बहुत नए होते हैं. गिव इट सम टाइम. लाइक 30 मार्क्स होते हैं, 1 hour 15 minutes होते हैं, तो कोई वजह होगी ना यार इतना आपको ज्यादा टाइम देते हैं. लाइक सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. Potatoes are underground organs made by the potato plant, blah 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 blah. Figure 1.1 shows a potato plant. तो आपको एग्जाम में शो कर रहा है भाई ये अंडरग्राउंड जो है वो फ्रूट्स जो होते हैं ना, स्टोरेज ऑर्गन्स जो होते हैं वो पोटैटो एक प्लांट के थ्रू आते हैं. लाइक तो ये आपको नजर आ रहे हैं आलू जो नीचे लगे हुए हैं. Potatoes contain high quantities of starch and are a popular food. After harvesting, potatoes are stored. During storage, the starch content of potatoes gradually decreases due to the breakdown of starch molecules into glucose. एग्जाम आपको समझ दे रहे कि आप पोटैटोज को जब नॉर्मली हार्वेस्ट करते हो तो इनको स्टोर कर देते हो, और चूंकि इन पोटैटोज में स्टार्च कंटेंट बहुत हाई होता है तो स्टोरेज के दौरान क्या होता है, ये स्टार्च ब्रेक डाउन होकर क्या बनना शुरू हो जाता है, ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है. लाइक a glucose assay using a Benedict's test and a calorimeter can be used to determine the concentration of glucose in potatoes. तो अब एग्जामिनर आपको एक सिनारियो दे दिया कि हम एक ग्लूकोज ऐसे यूज कर सकते हैं जिसमें हम करेंगे क्या, बेनेडिक्ट्स टेस्ट और कैलोरीमीटर के थ्रू हम जो है ना वो concentration of glucose that is left behind in the potato वो बेसिकली मेजर कर लेंगे. समझ में आ गया ना, ये आपको बेसिकली उसने सिनारियो दे दिया. लाइक द ग्लूकोज ऐसे यूजेस दीज स्टेप्स, क्योंकि आपने ये प्रोसेस कभी सुना नहीं है तो आपको बता रहे हैं भाई ग्लूकोज ऐसे में हम करते क्या है, तो आप गौर से सुनना, ठीक है? सही है. और कुछ मुश्किल नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन से ना भागा मत करो. तो मैं वैसे ही कैच बता देता हूँ, जितना लंबा स्टेम ऑफ द क्वेश्चन लिखा होता है ना, यूजुअली क्वेश्चन जनरली उतना आसान हो जाता है. A lot of the information can be extracted from the question. Like just don't run away from it. आराम से पढ़ें and then try to attempt the questions that follow. Okay. The glucose essay uses these steps. The outer skin is removed from a potato. The potato is cut into small pieces that are then ground into a pulp using a mortar and a pestle. You know what a mortar and a pestle is? जो कुंडी नहीं होती इससे मसाले वसाले कूटते होंगे आपके घरों में, अब तो ग्राइंड हो जाते हैं, बट पहले जमाने में होता था कि लाइक वो एक क्या नाम है छोटा सा ना लाइक बोल जैसी चीज होती थी, उसके अंदर आप मसाले डालते थे, जैसे वो देखा तुम लोगों ने जिससे ये ब्लैक पेपर बनता है, उसके जो दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, वो आपने डाले और कूट लिया आपने, लाइक उसको पेसल एंड मोर्टार बोलते हैं. लाइक ठीक है. सो द पोटैटो इज कट इनटू स्मॉल पीसेस दैट आर देन ग्राउंड इनटू अ पल्प यूजिंग अ मोर्टार एंड अ पेसल. द पोटैटो पल्प is filtered to remove most of the solids and obtain potato juice. Excess Benedict solution is added to the potato juice. The mixture is heated in a water bath at 90 degrees Celsius for 5 minutes. During this 5-minute period, copper ions in the Benedict solution react with glucose in the potato juice to form an insoluble PPT. आपको ये ऑलरेडी प्रोसेस पता है, वो उसने लिखा इसलिए कि वो आपको पूरा ग्लूकोज ऐसे किस तरह किया जाता है, लाइक टू डिटरमिन द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन विद इन द पोटैटो टिश्यू, उसका पूरा प्रोसेस बता रहा है. याद रखो बेनेडिक्ट टेस्ट जब भी आप करते हो कभी भी आप सॉलिड सैंपल में नहीं करते हो. यू नीड व्हाट, एन एक्वस, आपको सॉल्यूशन चाहिए होता है बेनेडिक्ट करने के लिए, इसलिए आप पहले पोटैटो जूस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और फिर उसमें क्या कर रहे हो, आप बेनेडिक्ट टेस्ट कर रहे हो. लाइक तो ये बेनेडिक्ट टेस्ट का पूरा प्रोसीजर है जो आपको दिया हुआ है. कॉपर 2 आयन होते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में. जब ग्लूकोज प्रेजेंट होती है तो ये कॉपर 2 रिड्यूस होकर क्या बन जाता है, कॉपर 1 आयन बन जाता है. लाइक और उसका प्रेसिपिटेट आप देखते हो जो यहाँ पे एग्जाम में लिखा हुआ है, फॉर्मिंग एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट. द मिक्सचर इज फिल्टर्ड टू रिमूव द प्रेसिपिटेट. The filtrate, which is blue, contains copper ions that did not react with the glucose in the potato juice while the mixture was being heated. A sample of the blue filtrate is transferred to a calorimeter tube. अब देखो वो कर क्या रहे हैं भाई, यूनिक वे ऑफ डूइंग बेनेडिक्ट टेस्ट. आपने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिया, आपने क्या किया, उसको रिएक्ट कराया विद अ सैंपल ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शन हुआ, रेड पीपीटी बना. लेट्स से आपके पास रेड पीपीटी आया. वो रेड पीपीटी क्यों आया होगा, बिकॉज रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट थी. लाइक जितनी थी उसने कॉपर 2 के साथ रिएक्ट किया और पीपीटी बनाया. तो आप बेनेडिक्ट एक्सेस भी यूज करते हो ना, तो जब आपने फिल्टर किया तो वो जो एक्सेस बेनेडिक्ट था वो फिल्ट्रेट में आ गया, जो रिएक्ट किया था ना वो आपके पास आ गया एज व्हाट, एज द प्रेसिपिटेट, जो ऊपर आपने रेजिड्यू कलेक्ट कर लिया. समझ में आ गया. लाइक ये आपको एक वेरी यूनिक वे ऑफ डूइंग द
बेंडिक सोल्यूशन, वो बेंडिक टेस्ट, वो आपको यहाँ पे लिख दिया है। तो आप नॉर्मली इस तरह नहीं करते हो ना, लाइक आप जो है वो लेफ्ट ओवर सोल्यूशन थोड़ी 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 कभी देखते हो, आप तो बस वो देखते हो पीपीटी आ गया, पॉजिटिव आया, नहीं आया तो नेगेटिव आया। तो आपको थोड़ा सा ना डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द बेंडिक टेस्ट दिखा रहा है। सो अगेन द मिक्सचर इज फिल्टर्ड टू रिमूव द प्रेसिपिटेट, द फिल्ट्रेट व्हिच इज ब्लू because precipitate ऊपर settle कर जाएगा, contains copper ions that did not react with the glucose in the potato juice while the mixture was being heated. A sample of the blue filtrate is transferred to a colorimeter tube. अब देखो यहाँ कैच क्या है, ये जो ब्लू फिल्ट्रेट है ना, ये जितना कम होएगा उस पे कॉपर टू आयन जितने कम होंगे, इसका मतलब उतना ज्यादा क्या थी, रिड्यूसिंग शुगर थी, और जितने ज्यादा होंगे इसका मतलब उतनी कम क्या थी। डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? लाइक अगर फिल्ट्रेट के अंदर आपके पास कॉपर टू आयन ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब है रिएक्ट कम हुए होंगे ना यार, और प्रेसिपिटेट कम बना होगा, यानी रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा, कम होगा। और अगर फिल्ट्रेट में ये कम आ रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास रिड्यूसिंग शुगर ज्यादा होगा और ज्यादा रिएक्ट होगा और ज्यादा पीपीटी बना होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू रियलाइज इज, ये जो आपके पास कलरीमीटर ट्यूब में अब वो जो कॉपर टू आयन जो आपके पास फिल्ट्रेट में आए ना, ये जितने ज्यादा होंगे कॉपर टू आयन, इसका मतलब है रिड्यूसिंग शुगर उतनी कम थी। लाइक समझ में आ गई? और ये जितने कम होंगे इसका मतलब है रिड्यूसिंग शुगर उतनी क्या थी, ज्यादा। दिस इज व्हाट यू हैव टू गेज फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। लाइक अगेन, a sample of the blue filtrate is transferred to a colorimeter tube. A colorimeter is used to measure the absorbance of what, of the blue filtrate. Like a calibration curve is used to determine the glucose concentration of the potato juice from the measurement of absorbance. पहले मुझे common sense use करके बताओ। एक मिनट यहाँ दिख रहा है, एक मिनट यहाँ दिख रहा है। All of you on the board. If I was to now ask you कि मुझे बताएं कि absorbance किस चीज पे डिपेंड होती है, तो आप आंसर ये दोगे कि जो भी सॉल्यूट है आपके पास सोल्यूशन में, लाइक जो आप फिल्ट्रेट ले रहे हो उसमें सॉल्यूट क्या है, कॉपर टू आयन। क्या है, कॉपर टू आयन है। कॉपर टू आयन जितने ज्यादा होंगे ना यार, उतनी एब्जॉर्बेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितने कम होंगे उतनी एब्जॉर्बेंस भी क्या होगी, कम होंगे। करेक्ट? तो मैं अब जो सवाल पूछ रहा हूँ गौर से सुनना, मुझे उसका जवाब देना। लाइक इफ आई से कि एब्जॉर्बेंस कम आई है, एब्जॉर्बेंस कम आई है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द पोटैटो है वो ज्यादा है या कम है, ज्यादा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? समझ में आ गया? लाइक क्योंकि अगर एब्जॉर्बेंस कम है, इसका मतलब है कॉपर टू आयन कम बचे हुए, लाइक तो ज्यादातर रिएक्ट करके होंगे ना, लाइक ये आपको डिड्यूस करना है। लाइक सो गुड दैट यू हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड। जितना आपके पास एब्जॉर्बेंस कम आएगा, इसका मतलब है कॉपर टू आयन उतना कम है ना यार, तो ज्यादा रिएक्ट करके होगा। लाइक सो जितनी कम एब्जॉर्बेंस उतना ज्यादा आपके पास क्या होगा, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन द पोटैटो टिश्यू होगा। ये अपने ज़हन में रखो। मैं सारी चीजें तुम्हें एक एक करके क्यों बताता जा रहा हूँ, आगे इन सबको हमने यूज करना है, इसलिए प्लीज अपने ज़हन में ये सब चीजें रखना। लाइक a calibration curve is used to determine the glucose concentration of the potato juice from the measurement of absorbance. मैं रश नहीं करूंगा, I'll now, क्योंकि मैंने बीच बीच में तोड़ तोड़ के आपको ये इन्फॉर्मेशन बताया है, मैं अब ये दोबारा एक दफा सारे बुलेट पॉइंट्स पढ़ा एंड रीड थ्रू दिस केयरफुली, ताकि एक दफा रीइंफोर्स हो जाए जो आपने पढ़ा है अभी। So the glucose assay uses these steps. The outer skin is removed from a potato. The potato is cut into small pieces that are then ground into a pulp using a mortar and pestle. The potato pulp is filtered to remove most of the solids and obtain potato juice. Excess benedict, अब देखो पोटैटो जूस जो आप निकालोगे ना, उसकी एक सर्टेन वॉल्यूम आपको चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल आप, मैं इतना हो कि आप टेस्ट ट्यूब में आराम से टेस्ट कर सकते हो बेनेडिक्स। तो नॉर्मली अगर आपको याद हो बेनेडिक्स टेस्ट कैसे करते थे, तो आप 1 cm क्यूब ऑफ सैंपल लेते थे, तो कम से कम इतना जरूर हो। लाइक 1 cm क्यूब से ऊपर 2 cm क्यूब ले लो, 3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इतना सैंपल जरूर हो जिस पर आप बेनेडिक्स टेस्ट रन कर सको। लाइक सो द पोटैटो पल्प इज, द मिक्सचर इज हीटेड इन अ वाटर बाथ at 90 degrees Celsius for 5 minutes. During this 5-minute period, copper ions in the benedict solution react with glucose in the potato juice to form an insoluble precipitate. The mixture is filtered to remove the precipitate. The filtrate, which is blue, contains copper ions that did not react with the glucose in the potato juice while the mixture was being heated. A sample of the blue filtrate is transferred to a colorimeter tube, जिसको क्यूवेट भी बोलते हैं by the way. A colorimeter is used to measure the absorbance of the blue filtrate. A calibration curve is used to determine the glucose concentration of the potato juice from the measurement of absorbance. Like, अब मैं आपको बता रहा हूँ, कैलिब्रेशन कर्व याद है आपको क्या होता है? कैलिब्रेशन कर्व थोड़ा बहुत याद है? कलरीमीटर आपने एएस में किया था, आपको याद है? कैलिब्रेशन कर्व ये होता है कि आप क्या करते हो, आप एब्जॉर्बेंस अगेंस्ट ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन का एक कर्व होता है। लाइक तो आपके पास जो भी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आती है ना, आप वो एक्सट्रापोलेट करते हो और निकाल लेते हो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। लाइक इसको कैलिब्रेशन कर्व कहते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आगे वो आपसे स्केच करेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ताकि एएस की थोड़ी सी चीज आ जाए। नाउ फ्लिप द पेज। फिगर 1.2 shows one type of colorimeter. तो आपके पास ये colorimeter शो किया हुआ है,
पहले गौर से ना देख लो क्या क्या लेवल्स दिए हैं। This is the chamber which is used to hold the colorimeter tube. ये होल होता है जिसके अंदर ये colorimeter tube जाती है. This is the digital readout of absorbance. और ये आपके पास वो colorimeter tube है जिसके अंदर उसने दिया हुआ कितना सैंपल आपने दाना है, 3 cm³ सैंपल टू बी टेस्टेड. यानी वो जो आप फिल्ट्रेट लोगे ना ब्लू कलर का, उसका कितना वॉल्यूम आपको चाहिए होगा, 3 cm³ चाहिए होगा. और याद रखो भाई, दोबारा एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, एब्जॉर्बेंस जितनी कम आएगी इसका मतलब है ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन पोटैटो में उतनी ज्यादा थी, क्योंकि ज्यादा कॉपर 2 आयन कॉपर 1 बने होंगे तो कम नीचे फिल्ट्रेट में आए होंगे. लाइक ठीक है. अ क्लीन कलरीमीटर ट्यूब. अब भाई आ जाओ, अब अपना पूरा फुल अपना ना 100% जो है ना आपका ब्रेन आप ऑन कर लेना है. ठीक है. अ क्लीन कलरीमीटर ट्यूब containing the sample to be tested is placed in the colorimeter. Light is passed through the sample and the absorbance of light by the sample is measured. तो उसने आपको प्रोसेस बताया किस तरह हम करेंगे. ये ट्यूब में आपने सैंपल रखा हुआ है, इसको यहाँ डाला आपने और मेजर कर लिया भाई, अब्जॉर्बेंस आपने वैल्यू मेजर कर ली. पार्ट 1, आउटलाइन हाउ colorimeters should be prepared before carrying out measurements on samples so that correct absorbance readings in the glucose assay are obtained. एक मार्क है वो आपसे इन सेंस ये पूछ रहा है कि भाई बिफोर यू यूज द कैलोरीमीटर फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स आप क्या करना चाहोगे. लाइक तो सिंपल है भाई, हम पहले क्या करना चाहेंगे कि हम इसको कैलिब्रेट करना चाहेंगे बाय यूजिंग व्हाट, ईदर एन एम्प्टी कैलोरीमीटर ट्यूब और यू कैन पुट डिस्टिल्ड वाटर इनसाइड इट, और फिर आप कैलोरीमीटर ट्यूब से कैलोरीमीटर से एब्जॉर्बेंस मेजर करो और उस एब्जॉर्बेंस को आप आर्बिट्रेरीली क्या बोल दोगे, जीरो एब्जॉर्बेंस. क्या बोल दोगे, जीरो. दिस इज लाइक क्या नाम है वो नहीं होता, आप यूर इंश्योरिंग के आपको बताओ कि भाई ये आर्बिट्रेरी जीरो है. अब इसके रेफरेंस से बाकी सारी आपके पास क्या आएगी, एब्जॉर्बेंस की वैल्यूज आएंगी. तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, दैट यू विल मेजर द एब्जॉर्बेंस, measure the absorbance, measure the absorbance. क्या लिखूं, of an empty या distilled water, क्या पसंद है आपको. Measure the absorbance of a colorimeter tube, of a colorimeter tube containing distilled water and set this absorbance to 0 and set this absorbance to 0, ताकि आपको पता हो ना यार इसके अगेंस्ट बाकी सारे एब्जॉर्बेंस वैल्यूज आपको चाहिए. लाइक तो आप क्या करोगे कि आप जो है वो एक एम्प्टी कलरी ट्यूब लो, यहाँ पे कलरी ट्यूब लो जिसके अंदर 3 cm³ वाटर आपने डाला हो, उसको आप कैलोरीमीटर जो प्लेटस है उसके अंदर आपने होल में आपने डाला, जो यहाँ पे होल दिया हुआ है इसमें ट्यूब को डाला, एब्जॉर्बेंस जो भी आपके पास अब आएगा ना उसको आप आर्बिट्रेरी क्या ले लोगे, 0. आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, ये क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा. सो अगेन यू मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ अ कैलोरीमीटर ट्यूब containing distilled water and set this absorbance to 0. खत्म. आपने बस इतना सा करना होता है. लाइक तो प्लीज साइंस फिक्शन नहीं बनाना, लाइक आराम से सोच के जवाब लिखना, लाइक कोई जल्दी वल्दी करने की जरूरत नहीं है. लाइक नेक्स्ट पार्ट, चलो यार जहां आप लोग नॉर्मली कभी कभी फंस जाते हो, कौन सी ये डाइल्यूशन का आपको हमेशा साइंस फिक्शन लगता है, तो अभी मुझे आज गौर से सुन लेना. डाइल्यूशन सही है. टू डिटरमिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन पोटैटो जूस यूजिंग द ग्लूकोज assay, a calibration curve needs to be produced. This involves using the glucose assay to obtain absorbance readings for standard glucose solutions of known concentration. यहाँ पे हमने ना different glucose concentrations की absorbance measure करनी है और calibration curve बनाने हैं आपने. So again, to determine the concentration of glucose in potato juice using the glucose assay, a calibration curve needs to be produced. This involves using the glucose assay to obtain absorbance readings for standard glucose solutions of known concentration. तो आप known concentrations के glucose solution लेते हो, उन सब की एब्जॉर्बेंस मेजर करते हो ताकि आपके पास एक कर्व बन जाए फॉर व्हाट, फॉर एब्जॉर्बेंस अगेंस्ट द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन. वो आपका कैलिब्रेशन कर्व कहलाता है. क्या कहलाता है वो आपका कैलिब्रेशन. फिर आप कोई भी पोटैटो जूस लो, उसका आपने निकालना है ना ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, उसकी आप कैलोरीमीटर से एब्जॉर्बेंस निकालो और एक्सट्रापोलेट करके आराम से कर लो. लाइक वो कैलिब्रेशन कर्व भी आप देखोगे, मैं स्केच भी आपको समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा मैं, कैलिब्रेशन कर्व कैसे बनता है. लाइक और उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है. आपके पास लेट्स से मैं 5 टेस्ट ट्यूब दे दूं और बोल दूं भाई एक में इतनी % ग्लूकोज है, एक में इतनी, एक में इतनी, एक में इतनी, एक में इतनी है. आप इन सारे % ग्लूकोज को एक एक करके जो है परसेंटेज ग्लूकोज सॉल्यूशंस को एक एक करके कैलोरीमीटर से इसकी एब्जॉर्बेंस चेक कर लो. लाइक तो आपके पास एब्जॉर्बेंस अगेंस्ट ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज आ गई ना, उससे आप एक ग्राफ बना लो. उस ग्राफ को कैलिब्रेशन कर्व बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन कर्व बोलते हैं. तो अब गौर से सुनो,
To determine the concentration of glucose in potato juice using the glucose assay, a calibration curve needs to be produced. This involves using the glucose assay to obtain absorbance readings for standard glucose solutions of known concentrations. A student was given a 2% stock solution. If this is a new term for you, stock का मतलब होता है original solution how the highest concentration. इससे ज़्यादा high concentration का आप solution नहीं बना सकते. इससे low concentration का बना सकते हो using what? Using distilled water. आप lower stock solution जो दिया होता है ना like वो highest possible concentration of the solution होती है जिसको आप use करके फर्दर डाइल्यूशन बना सकते हो. याद रखना है जहां भी ये टर्म सुनो अपने ज़हन में रखना है इससे ज्यादा परसेंटेज का आप सोल्यूशन नहीं बना सकते. साइंस फिक्शन नहीं बनाना इसको 2 से 3% बनाना नहीं बना सकता. समझ में आ गया नहीं. 2 से आप क्या बना सकते हो 1% बना सकते हो 0.5 बना सकते हो. जितनी भी डाइल्यूशन है वो आप कर सकते हो. लाइक वो कैसे करोगे अभी करेंगे ना. A student was given a 2% stock solution of glucose from which to prepare a range of standard glucose solutions of known concentrations. State the glucose concentrations the student could use to produce a calibration curve and describe how 20 cm cube of each solution should be prepared by proportional dilution. आपने जो डाइल्यूशन का टर्म्स यूज किया है वो दो टर्म्स हैं और वो दो टर्म्स क्या हैं. सिंपल डाइल्यूशन आपको याद होगा और दूसरा क्या होता है सीरियल डाइल्यूशन. ये दो टर्म्स आपको याद हैं सिंपल वर्सेस सीरियल डाइल्यूशन. यू गाइस रिमेंबर दीस टर्म्स सिंपल एंड सीरियल. लाइक दोनों में फर्क क्या होता है गौर से सुनो. लाइक सिंपल डाइल्यूशन में आप ये देखोगे कि आप की जो कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज है ना डाइल्यूशन के बाद जो आएंगे लाइक वो इक्वली स्पेस्ड होंगी. क्या होंगी इक्वली स्पेस्ड होंगी. फॉर एग्जांपल मैं लूं 2% फिर उसके बाद लूं 1.5 फिर लूं 1 फिर 0.5 फिर 0 तो ये क्या बन जाएगा सिंपल. मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपके ज़हन में रहे इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज. क्या बोल रहा हूं मैं इक्वली. सिंपल डाइल्यूशन ये होती है कि आप नॉर्मली इसमें क्या लेते हो इक्वली स्पेस्ड ले तो आप और भी सकते हो बट नॉर्मली जो प्रैक्टिस की जाती है वो मैं आपको बताता हूं इक्वली स्पेस्ड. क्या बोला मैंने इक्वली स्पेस्ड. तो फॉर एग्जांपल 2% मेरे पास वैल्यू था फिर मैं क्या ले लूं 2 के साथ 1.5 ले लूं 2% 1.5% 1% 0.5% और लेट्स से 0 मैंने वैल्यू लिया. ये इक्वली स्पेस वैल्यूज हो गई. सीरियल डाइल्यूशन इज नॉट इक्वली स्पेस्ड. सीरियल डाइल्यूशन में आपके पास एक चीज कांस्टेंट होती है उसको हम बोलते हैं. यहां पे क्या कांस्टेंट है अगर मैं पूछूं यहां पे क्या कांस्टेंट है द गैप बिटवीन द वैल्यूज. चेक करो दैट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट गैप बिटवीन द वैल्यूज. सिंपल डाइल्यूशन का बस याद हो सिंपल है कांस्टेंट गैप. सीरियल में गैप कांस्टेंट नहीं होता. मैं बताता हूं क्या कांस्टेंट होता है. मैं यहां वैल्यू लिख रहा हूं आप प्रेडिक्ट करोगे क्या कांस्टेंट होता है. अभी चेक करो. मैंने पहली वैल्यू ली 2.0 क्या ली 2.0 फिर मैंने नेक्स्ट वाली वैल्यू ले ली 0.20 0.20 लाइक फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू ले ली 0.02 फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू ले ली 0.002. इसमें जो चीज कांस्टेंट है ना वो है डाइल्यूशन फैक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय दैट. और से देखो इसका मतलब क्या होता है ताकि आप साइंस फिक्शन ना बना दो इसको. डाइल्यूशन फैक्टर ये होता है एक मिनट देखिए मैं इन वैल्यूज को लेबल कर देता हूँ वैल्यू 1 2 3 एंड 4. तो अगर मैं 2/1 करूंगा ना वैल्यू 2/1 दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू 3/2 which should be equal to value 4/3. Let's do it. ये होता है कांस्टेंट डाइल्यूशन फैक्टर. डाइल्यूशन फैक्टर ये 0.2 डिवाइड बाय 2 अगर मैं करूं तो वैल्यू क्या आएगा 1/10. फिर 0.02 डिवाइड बाय 0.2 करो तब भी वैल्यू क्या आएगा 1/10. 0.002 डिवाइड बाय 0.022 करो तब भी वैल्यू क्या आएगा 1/10. कांस्टेंट गैप नहीं है. कांस्टेंट क्या है डाइल्यूशन फैक्टर है. आपको समझ में आ गया. ये होता है सीरियल डाइल्यूशन. ये दोनों आपने पढ़ा हुआ है. सिंपल डाइल्यूशन भी आपने पढ़ा है सीरियल डाइल्यूशन भी आपने पढ़ा है. उसने टर्म यहाँ पे लिख दिया है प्रोपोर्शनल. तो जो प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन होती है दैट इज जस्ट अनदर नेम फॉर व्हाट फॉर सिंपल डाइल्यूशन. तो बेसिकली आप इसको प्रोपोर्शनल को सिंपल टर्म्स में क्या बोल सकते हो कि आप सिंपल डाइल्यूशन कर रहे हो. क्या बोल रहे हो सिंपल डाइल्यूशन करो. और मैं आपके साथ अभी ये कॉन्सेंट्रेशन बनाऊंगा ना बस याद रखो फिक्स गैप के साथ कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज आप बनाओगे 2 1.5 1 0.50. अब उसने बोला क्या state the glucose concentrations the student could use to produce a calibration curve and describe how 20 cm cube of each solution should be prepared by proportional dilution of the 2% stock solution of glucose.
You may use the table to show your answer and you need to mention which glucose concentration you'll be using. तो हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम वही यूज कर लेते हैं, ये यूज कर लो जो मैंने नीचे लिखी है 2 1.5. हाँ, will that be fine? लाइक या आपको थोड़ा सा कम गैप रखना है, हम ये भी कर सकते हैं 2 1.6 ताकि एंड में जीरो ना आए. तो आपको क्या पसंद है, जीरो रखना है एंड में? तो 2 ले लिया आपने, 1.5% ले लिया आपने, 1% ले लिया आपने, 0.5% ले लिया आपने और आप जीरो ले लोगे. ये आपके पास क्या हो जाएंगी, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएंगी जो आप यूज करोगे. आप बिल्कुल जीरो ले सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है. अब मैं यहाँ पे आता हूँ, आप टेबल यूज करने से अपनी क्यों इतनी एफर्ट बचा लोगे, क्योंकि सब अलग अलग कैलकुलेट करने से बेहतर है आप इसका टेबल दिखाओ. उस टेबल में मैंने मिनिमम 3 कॉलम नजर आने चाहिए, और वो 3 मिनिमम कॉलम्स के होंगे, उसकी हेडिंग्स क्या होगी. वन विल बी व्हाट, विल बी परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, जो परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन आपके पास आ रहा है. दूसरा आपके पास होगा वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब. हमने टोटल वॉल्यूम 20 बनानी है हर सोल्यूशन की, याद रखना लाइक. और तीसरा क्या होगा, कौन बताएगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. गुड. सो वॉल्यूम ऑफ व्हाट, ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, और यूनिट जरूर लिखना, लाइक मार्क नहीं मिलेगा, डिस्टिल्ड वाटर. ये आपने मिनिमम 3 कॉलम्स दिखाने होते हैं, लाइक ये आपने दिखाया. आगे एक और कॉलम आपने दिखाना होगा टोटल वॉल्यूम का, कि वो सब में 20 हो जाएगी, वो दिखा देना, बट रिडंडेंट होता है, आपको टाइम बचाएं अपना, बिला वजह क्यों कॉलम डालना है. तो अब आप लिखेंगे भाई कौन कौन सी आपने ऊपर लिखी है. आपने लिखा है भाई आपको जो है वो 2% है, वो तो ऑलरेडी आपके पास स्टॉक सोल्यूशन, मैं सारी लिख रहा हूँ. हमने टोटल 5 बनानी है, लाइक ठीक है ना. 2 आपके पास दिया हुआ है, जीरो वाला पानी से बनेगा, लाइक बट मैं लिख सारी रहा हूँ. तो 2% हो गया, 1.5% हो गया, 1% हो गया, 0.5% हो गया और 0% हो गया. ये आपने बनाने परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन. अब आपने करना इस तरह है कि यहाँ जो भी आप दो वैल्यूज डालो ना, they should add up to give you what, 20 cm cube. This has to be the catch here. They should add up to give you 20 cm cube. तो गौर से देखो 2% तो आपको स्टॉक सोल्यूशन दिया हुआ है ना, तो सिंपल है. इस केस में तो सिंपली आपने क्या करना है, 20 cm cube स्टॉक सोल्यूशन ही ले लेना है, और जीरो आप क्या लोगे, डिस्टिल वाटर लोगे. डू यू अंडरस्टैंड दैट? टोटल 20 बनाना है ना, तो 2% के लिए तो मैं 20 cm cube भी पूरा ले लूंगा ना, वो यार मुझे बनाना है 2% और स्टॉक सोल्यूशन भी 2% है. 1.5 के लिए अब आपको क्या करना है, मैं एक का करने का तरीका आपको बता देता हूँ, फिर आप खुद ही भी कर सकते हो. लाइक कैलकुलेटर में सारी कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं होती. लाइक यू नो दैट C1 V1 इक्वल्स व्हाट, C2. इसको कोई मार्क नहीं मिलता आपको, यहाँ पे समझ में आ गई. लाइक सिर्फ आपको मैं कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ. लाइक तो C1 अगर लेट्स से मेरे पास है, जो ओरिजिनल सोल्यूशन है, स्टॉक सोल्यूशन है, वो 2%, उसका मुझे V1 निकालना है, कितना वॉल्यूम उसका यूज करूँ, टू गेट व्हाट, अ C2 ऑफ 1.5 and a total volume of what, 20. ये मेरे पास आ जाएगा ना एक्सप्रेशन. दिस विल बी द, डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ आई हैव plugged in the values. You must बोल it sheet. Do all of you understand how I have plugged in the values over here? Do all of you make sense of how I have plugged in the values? 2 times V1 equals 1.5 times 20 cm cube. कुछ जगह यहाँ मैं इसको छोटा कर देता हूँ. Equals what, equals 1.5% जो मुझे चाहिए times 20. Do all of you make sense of that? Can anybody tell me what the value of V1 is? V1 कितना आ रहा है, हाँ 15 सेंटीमीटर क्यूब. तो अब आपने क्या करना है, V1 आया आपके पास, वॉल्यूम ऑफ 2% स्टॉक सोल्यूशन, करेक्ट. तो अब आप क्या करोगे, 15 cm क्यूब वो ले लोगे. कैन यू टेल मी डिस्टिल वाटर कितना लूं, 5 cm, ताकि टोटल कितना हो जाए आपके पास 20 cm क्यूब हो जाए. नेक्स्ट, अब आप खुद बताओगे, अब आप बाकी कैलकुलेशन नहीं करना, आपने थोड़ा सा वो देख लिया भाई क्या करना है आपको. तो कैन यू टेल मी नाउ 1 में क्या क्या वॉल्यूम्स लिखूं, 10 गुड. तो यहाँ पे आपको 10 cm क्यूब स्टॉक सोल्यूशन, 10, ये तो वैसे भी आप गेस कर सकते हैं, हाफ कॉन्सेंट्रेशन करनी है, तो आधा सोल्यूशन ले लो स्टॉक, और आधा आप क्या ले लो, पानी ले लो. लाइक फिर 0.5 के लिए आप क्या करोगे, 5 cm क्यूब स्टॉक सोल्यूशन एंड 15 cm क्यूब आपका क्या हो जाएगा, डिस्टिल वाटर हो जाएगा. और जीरो के लिए जीरो आप लोगे स्टॉक सोल्यूशन, और ऐसे मतलब पूरा का पूरा आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्टिल वाटर हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दैट? अब ये क्वेश्चन कॉमनली आना शुरू हो गए हैं डाइल्यूशन के. आपसे इस तरह टेबल बनाते हैं, you should be very sure of how to do this. Like this is the most recent paper that we have. इससे तो नया पेपर ही नहीं है आपके पास. लाइक तो आप ये पेपर सबसे पहले आप भी सॉल्व घर जाके दोबारा सॉल्व करना. आप लाइक समझ में आ गया, आपको मैं भेज दूंगा, आप दोबारा सॉल्व करना. और ऑल ऑफ यू क्लियर ऑन हाउ वी गेट दिस डाइल्यूशन. मिनिमम 5 कॉन्सेंट्रेशन आप शो करोगे. और देखो यार 3 मार्क के मुफ्ते के 3 मार्क हैं. अब वो आपको कॉलम में आपने क्या हेडिंग्स डाली हैं, यूनिट्स क्या यूज किए हैं, कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज क्या यूज किए हैं, जिनमें फिक्स गैप नजर आए. तो अगर आप मुझसे पूछो सर अगर गलती से वहां सीरियल डाइल्यूशन कर दिया तो क्या होगा, अगर हमने सिंपल की जगह प्रोपोर्शनल को हमने ये समझा कि सीरियल थी, ये वाली 2.2 ये वाली, तो आपको आप जितना खूबसूरत टेबल बना लो, आप जितनी अच्छी और नीट एंड क्लीन वैल्यूज लिख के आ जाओ,
इस 3 में से 1 मार्क से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। डू यू गेट दैट? लाइक तो आप ऐसा मत समझो, पागल नहीं है वो, उसने जानबूझ के यहाँ बोल्ड करके ये लिखा है। इनफैक्ट आपकी थोड़ी सी भी मैथ अच्छी होती तो आप सोच के भी यही करते। लाइक बस यहाँ कैच ये कि भाई कि जो है ना सिंपल वर्सेस सीरियल में आपको वर्ड प्रोपोर्शनल आप पढ़ते नहीं हो ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये बेसिकली था, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है फिक्स्ड स्पेसेस के साथ आपके पास वैल्यू, फिक्स्ड इंटरवल्स के साथ वैल्यू आ रही है। लाइक तो 2 1.5 1.5 हमने इसमें गैप फिक्स रख दिया, लाइक व्हिच इज व्हाट 0.5 आपके पास है फॉर ईच कंसंट्रेशन टर्म जो आप यहाँ पे देख लो जो हमने बनाई है। ये और ये तो आपके पास आसान है ना यार, तो उसमें कुछ करना नहीं था। इन तीनों की बेसिकली आपने क्या दी है, वैल्यूज दी है। आई होप यू क्लियर ऑन दिस। दीज आर द 5 कंसंट्रेशन, इनको आप यूज करके कैलिब्रेशन कर्व बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आपने करना क्या होगा, ये 5 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में टोटल आ जाएंगी ना, ये आपके पास अलग अलग सोल्यूशन आ जाएंगे। हर टेस्ट ट्यूब को आप कहाँ रखोगे, कलरीमीटर में, और एब्जॉर्बेंस मेजर करोगे और उससे क्या बनाओगे, कर्व बनाओगे। क्या बनाओगे? कर्व बनाओगे। तो करो sketch on figure 1.3 a graph of the expected calibration curve that the student would obtain and include the axis label। समझ में आ गई? तो आपने बेसिकली एक्सिस लेवल क्या करना है, आपके पास वाई एक्सिस में क्या आ जाएगा, एब्जॉर्बेंस आ जाएगा, और एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। जो आप परसेंटेज में ले लो या जिसमें ले लो, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है ना, बल्कि परसेंटेज शुरू में ले देता हूँ, यूनिट नहीं लिखता, परसेंटेज ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, ये आपके पास आ गया। अब आप जो है कर्व जब बनाओगे तो वो कर्व, अभी हमने पीछे 2-3 दफा ये बताया था कि जिस तरह आपके पास कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी या आपको एब्जॉर्बेंस कम होती जाएगी आपके पास, तो आपके पास एक, आपके मर्जी आप कर्व बनाओ या लाइन बनाओ, आपकी मर्जी, दोनों एक्सेप्टेबल होगा। लाइक नॉर्मली जो है वो कर्व्स बनते हैं, तो मैं नॉर्मली जो बनते हैं वही यहाँ पे शो कर रहा हूँ, बट प्लीज मैं आपको वैसे ही बताता हूँ ताकि आप टेंशन ना लो, हमें कैसे पता कि कर्व आएगा। लाइक एक मिनट यहाँ देखिए, एक मिनट, if you draw a negative gradient वाली लाइन ना, even that is perfectly fine। लाइक कोई ऐसा नहीं है, मैं आपने ये मत टेंशन लेना कि भाई के क्या नाम है, अगर हमने लाइन बनाई हूँ तो वो गलत हो जाएगी, बिल्कुल गलत नहीं होगी। कर्व बना दो या लाइन बना दो, दोनों एक्सेप्टेबल होगा, बोथ ऑफ दी, एज लॉन्ग एज यू शो द ट्रेंड करेक्टली, कि जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, जो आपके पास वो है क्या नाम है, एब्जॉर्बेंस कम हो रहा है, एज लॉन्ग एज द ट्रेंड इज शोन करेक्टली, आपको मार्क मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। चलो भाई अब आ जाओ भाई, जिससे आप भागते हो, प्लानिंग वाला जो सब पार्ट होता है। लाइक पार्ट बी, the student decided to investigate the effect of storage time on the glucose concentration of potatoes। तो वो मेजर करना चाहिए भाई the effect of storage time on the glucose concentration of potatoes। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है यार, अब ये इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा है वो। पार्ट 1, आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या लिखूं, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन व्हाट, इन द potato tissue, glucose concentration of the potato of the potato tissue। ठीक है, तो आप ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन मेजर करोगे, दैट्स द इंडिपेंडेंट क्या है, द स्टोरेज टाइम, ऊपर लिखा है ना उसने यार, दैट्स द स्टोरेज टाइम ऑफ द पोटैटोस। ठीक है, क्योंकि देखो शुरू सवाल कहां से हुआ था कि जब पोटैटो को स्टोर किया जाता है, इसके अंदर जो स्टार्च होती है वो ब्रेक डाउन होकर क्या हो जाती है, ग्लूकोज हो जाती है, वहां से सवाल शुरू हुआ था। लाइक तो अब ये वहां पे दोबारा आ गया, स्टोरेज टाइम जितना चेंज होता है तो देखना चाह रहे हैं उससे ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन में फर्क क्या आता है, कितनी स्टार्च टूट के ग्लूकोज बननी होती है। लाइक पार्ट 2, the student was provided with freshly harvested potatoes, standard lab apparatus, and a calorimeter. Describe a method using the glucose assay that the student could use to investigate the effect of storage time on the glucose concentration of potatoes. Your method should be set out in a logical order and be detailed enough to allow another person to follow it. Details of how to carry out the glucose assay and how to prepare and use the calorimeter should not be included। Like 6 मार्क है, तो पहले अपने जहन में ना, मैंने आपको पता नहीं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि इन 6 में से 2 मार्क तो आपको पता है कहाँ मिलने, तो एक्चुअली जो आपने मार्किंग पॉइंट्स ढूंढने हैं वो सिर्फ 4 हैं। 2 मार्क कहाँ मिलने वाले हैं? सो गुड, तो आपको 2 मार्क मिलेंगे, 1 फॉर रिलायबिलिटी एंड 1 फॉर मेंशनिंग व्हाट, वो जो सेफ्टी प्रिकॉशन और रिस्क वगैरह जो होता है। अब जो ऊपर वाले 4 पॉइंट आपने सोचते हैं ना, बस वो सोचना है आपने। अब इधर देखो यार, तो भाई पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो इसमें, दैट यू विल, पहली चीज़ आप क्या लिखोगे, यू विल मेंशन अबाउट यूजिंग द सेम वैरायटी ऑफ पोटैटोज, यूज द same variety of what, variety of potatoes
So use the same variety of potatoes. Number 2, you'll tell the examiner about storing these potatoes under similar conditions or suitable conditions. Similar conditions में होनी चाहिए और appropriate conditions होनी चाहिए जिनमें आप इनको store करो. तो store the potatoes and similar storage conditions and similar storage conditions which include condition में क्या क्या आ जाएगा, which include low temperature पे आप स्टोर करें and low temperature and low humidity. You also tell the examiner कि आप जो है वो स्टोरेज टाइम्स क्या क्या नोट करोगे. आपको डिफरेंट स्टोरेज टाइम्स में निकालना है ना, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन द पोटैटो टिश्यू. तो आप जो है वो बताओगे भाई अप्रोप्रिएट रेंज ऑफ स्टोरेज टाइम्स आप क्या लोगे. लाइक तो choose an appropriate range of what? Choose an appropriate range of storage times. For example, आप एवरी वीक ले लो या एवरी मंथ ले लो. देखो स्टोरेज लॉन्ग टर्म होती है तो आप यहाँ पे ये नहीं लिखोगे एवरी 20 मिनट्स, एवरी 30 मिनट्स, एवरी क्या नाम है 24 आवर्स भी. 1 डे भी बहुत कम होता है ना. जब आप वर्ड स्टोरेज यूज़ करते हो तो यूजुअली आपके जहन में आता है आप लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए करते हो. तो या तो आप मंथली ले लो, एवरी मंथ आप जो है वो क्या नाम है पोटैटोज़ निकालो और उसका जो है वो पोटैटो जूस निकाल के उसमें ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन मेजर करो. या फिर आप जो है वो एवरी क्या नाम है वीक ले सकते हो. एटलीस्ट वीक का तो आप गैप दो बिफोर यू क्या नाम है वो पोटैटोज़ को निकाल के आप उसका जो है वो जूस या पल्प एक्सट्रैक्ट करके फिर उससे जूस निकाल के उसका ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन मेजर करो. सो यू चूज़ एन अप्रोप्रिएट रेंज ऑफ स्टोरेज टाइम्स. फॉर एग्जांपल आप क्या लिखो, एवरी वीक for 5 consecutive weeks. For 5 consecutive weeks. आप वीक ले लो, मंथ ले लो, आपकी मर्ज़ी है. लाइक बस एक जो रखो उसको फिर इक्वली स्पेस आउट कर देना. लाइक फिर हर स्टोरेज टाइम पे आप जो पोटैटो टिश्यू निकालोगे आप उसको जो है वो उसका जूस एक्सट्रैक्ट करोगे और उसकी क्या मेजर करोगे, फिर आप एब्जॉर्बेंस मेजर करोगे. लाइक तो मेक श्योर दैट यू एट ईच स्टोरेज time potatoes are grounded to extract suitable volume दे दो. फॉर एग्जांपल आप 1 cm³ ले लो, 2 cm³ ले लो, कोई भी अप्रोप्रिएट वॉल्यूम दे दो टू एक्सट्रैक्ट 2 to 3 cm³ of potato juice. और फिर आप क्या करोगे, and measure its absorbance using a colorimeter. And measure its absorbance using a colorimeter. अब जो मैंने यहाँ लिखे ना, these are more than the 4 marking points that you need other than वो जो 2 मार्क्स मैंने आपको बताए थे. लाइक ये आपके पास हर बुलेट पॉइंट जो मैंने लिखा है ये एक्चुअली एक मार्किंग पॉइंट है. आप जो है वो इनमें से कोई भी 4 लिखो और साथ 2 मार्क्स आप उसके लिए रिजर्व कर दो. जो रिलायबिलिटी और सेफ्टी के लिए आपको आपके आराम से 6 मार्क्स मिल जाएंगे. आपको समझ में आया ना. तो बेसिकली याद रखो, लाइक प्लानिंग एक्सरसाइज मुश्किल नहीं होती. जस्ट ट्राई टू सिंथेसाइज योर आंसर एंड देन पहले अप्रोप्रिएट पॉइंट्स ब्रेनस्टॉर्म कर लो और फिर उसको लिखना शुरू करो. रादर देन कि आप लिखो और फिर आप उसको काटो या इरेज करो और फिर दोबारा लिखो. डोंट डू दैट. लाइक यू हैव सफिशिएंट टाइम इन योर एग्जाम. टेक योर टाइम, फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्म एग्जैक्टली आपने 6 मार्क के लिए क्या क्या लिखना है. लाइक 6 मार्क क्या 2 मार्क तो आपको वैसे ही पता होते हैं ना यार. 4 मार्क के लिए तो आपने सोचना है मार्किंग पॉइंट्स. पहले ब्रेनस्टॉर्म कर लो एंड देन पेन देम डाउन इन योर एग्जाम्स, ताकि आप अपना इवेंचुअली टाइम सेव ही कर लोगे. भाई जल्दी में लिखो, गलत लिखो, फिर मिटाओ, फिर लिखो. उससे बेहतर आप एक दफ़ा सोच के बेसिकली अपना आंसर जो है वो जॉट डाउन करो.
ठीक है। अब जो है पर यहाँ जगह नहीं है तो मैं रिलायबिलिटी और क्या नाम है के लिए आगे लिख लेता हूँ लाइक। तो फॉर रिलायबिलिटी आप क्या करोगे, फॉर रिलायबिलिटी एंड फॉर सेफ्टी। तो रिलायबिलिटी और सेफ्टी के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल है, आप एटलीस्ट 3 मेजरमेंट्स लोगे, क्या नाम है हर स्टोरेज टाइम पे, और उसका क्या निकालोगे, मीन निकालोगे लाइक। तो टेक एटलीस्ट 3 मेजरमेंट्स, जो आप पोटैटो टिश्यू से जूस निकाल के जो उसका एब्जॉर्बेंस निकालो ना, आप जो है वो हर स्टोरेज टाइम पे जो एब्जॉर्बेंस निकालोगे उसकी 3 वैल्यूज निकालोगे, ठीक है ना लाइक। और फिर उसका क्या निकालोगे, मीन निकालोगे। तो टेक एटलीस्ट 3 रीडिंग्स at each storage time and calculate the mean ठीक है। और सेफ्टी के लिए आप क्या लिखोगे, बहुत सिंपल है। अच्छा, सेफ्टी पहले बताने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स के बीच में ना लाइक थोड़ा सा आपको एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ जो ज़रूरी हैं आपके कोर्स के लिए। देखो, जब भी आप कोई प्लानिंग एक्सरसाइज करते हो ना यार, जब भी कोई प्रैक्टिकल आप करते हो तो ज़ाहिर सी बात है उसमें डिफरेंट रिएजेंट सब्सटेंसेस वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं लाइक। तो हमेशा जब भी आप प्रैक्टिकल करते हो ना तो अक्सर आप देखते हो कि प्रैक्टिकल्स के साथ कुछ ना कुछ जो है वो हैज़र्ड्स एसोसिएट होते हैं लाइक, ठीक है। और उन हैज़र्ड्स का कोई ना कोई रिस्क होता है लाइक, और उस रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए आपको कोई ना कोई क्या लेनी पड़ती है, प्रिकॉशन लेनी पड़ती है लाइक। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप जो है वो क्या करो, पोटैटो टिश्यू यूज़ करो, बेनिक्स रिएजेंट यूज़ करो। तो हैज़र्ड पोटैटो टिश्यू भी हो सकता है, बेनिक्स रिएजेंट भी हो सकता है। अगर पोटैटो टिश्यू को आप हैज़र्ड अज्यूम करो तो रिस्क क्या है, यू माइट बी एलर्जिक टू पोटैटो टिश्यू। और प्रिकॉशन क्या होगी कि आप ग्लव्स से जो है वो पोटैटो टिश्यूज़ को हैंडल करो। इसी तरह बेनिक सोल्यूशन कुड बी अ हैज़र्ड टू, रिस्क क्या होगा यहाँ पे कि इट माइट एक्ट एज एन इरिटेंट, स्किन इरिटेंट। और प्रिकॉशन आप क्या लोगे कि आप ग्लव्स पहन लो। इस तरह नाइफ इज़ अ हैज़र्ड बिकॉज आप पोटैटो टिश्यू कट कर रहे होगे लाइक, तो रिस्क ये है कि आप कट कर सकते हो फिंगर को। और प्रिकॉशन क्या होगी, यू कट अवे फ्रॉम वॉट, फ्रॉम द क्या नाम है, जब आप नाइफ़ यूज़ करो तो आप ऐसे कट करो कि आपके जो क्या नाम दूसरा हैंड होगा ना जिससे आप पोटैटो होल्ड कर रहे होगे, दैट इज़ अवे फ्रॉम द नाइफ, तो वो आपकी प्रिकॉशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख दो भाई कि वेयर ग्लव्स, सिंपल लिख दो वेयर ग्लव्स to avoid irritation due to Bannick's solution, ठीक है। Next part. When potatoes are cooked at high temperatures to make potato chips, आज अभी तुम्हारा इंटरेस्ट कुछ नया सीख लोगे इसमें। आलू के चिप्स तो आपने खाए हैं, आप नया सीख लोगे अभी। When potatoes are cooked at high temperatures to make potato chips, glucose and amino acids react together. This reaction is known as the Maillard reaction and is responsible for the orange-brown color of potato chips. तो आज आपको ये बात है, वो जो आप फ्रेंच फ्राइज बनाते हो तो उसमें जो ब्राउनिश कलर होता है वो एक्चुअली आता क्यों है, वो इस वजह से आता है कि जब आप पोटैटो चिप्स को बनाते हो ना लाइक वो कुक करते हो हाई टेम्परेचर में, तो जो पोटैटो के अंदर ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और वो ब्राउन कलरेशन प्रोड्यूस करते हैं लाइक ऑरेंज ब्राउन कलरेशन. When glucose reacts with the amino acid asparagine, एक्रिलामाइड इज मेड. तो आपको बता रहे हैं जब ग्लूकोज लिखा है ना ग्लूकोज और अमीनो एसिड रिएक्ट करते हैं, तो बता रहे हैं जब ग्लूकोज रिएक्ट करते हैं विद द अमीनो एसिड स्पेसिफिक वन एस्पेराजीन तो एक्रिलामाइड बनता है. दिस रिएक्शन इज शोन इन फिगर 1.4. तो आपको रिएक्शन शो किया हुआ है. द रिएक्शन रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर और यहाँ पे लिखा हुआ वो टेम्परेचर जो है वो मोर देन 120 डिग्री सेल्सियस होता है. अब एक्रिलामाइड की क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको यहाँ बता रहे हैं. Low concentrations of acrylamide are produced when potatoes are cooked at high temperatures to make potato chips. High concentrations of acrylamide are toxic to humans and can increase the risk of certain cancers developing. एग्जाम आपको बता रहे भाई एक्रिलामाइड की सिग्निफिकेंस क्या है लाइक. तो लो कॉन्सेंट्रेशन में जो एक्रिलामाइड है जब आप क्या नाम है प्रोड्यूस करते हो तो उस वक्त जो है वो लाइक इतना टॉक्सिसिटी लेवल नहीं होता, बट हाई कॉन्सेंट्रेशन में अगर ये बनता है तो ऑब्वियसली इसकी टॉक्सिक नेचर बढ़ जाती है एंड इट्स लाइकली टू कॉज वॉट, लाइकली टू कॉज सर्टेन कैंसर्स. कौन से ये नहीं बताया, बस बताया सर्टेन कैंसर्स हो सकते हैं. Exposing raw potatoes to gamma radiation
decreases the acrylamide concentration of potato chips. दोबारा से ही पढ़ो क्या लिखा हुआ है. फ्रेंच फ्राइज को नहीं एक्सपोज कर रहे गैमा से, किसको एक्सपोज कर रहे हैं? रॉ पोटेटोज को, बनाने से पहले. तो एक्सपोजिंग रॉ पोटेटोज टू गैमा रेडिएशन decreases the acrylamide concentration of potato chips. कैसे होता होगा कुछ नहीं पता, हो सकता है ये कम हो जाए, हो सकता है ये कम हो जाए. भाई इन दोनों में से कुछ भी कम कर दोगे एक्रिलामाइड कम बन जाए. आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आपको अगर एक्रिलामाइड कम करना है, तो फ्रेंच फ्राइज आप बना रहे हो, उसमें ये कम चाहिए आपको, तो या तो ये कम कर दो रॉ पोटैटो में, या ये कम कर दो. तो ये आपके पास ये कम होगा, ये कम होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा ना एक इनमें से, और एक्रिलामाइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम बनेगा. समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब यहाँ चूंकि ये आप भाई वो एक्सपेक्ट करते हैं, आप अंग्रेजी पढ़ो साथ साथ दिमाग में आपको ट्रांसलेट भी होता जा रहा है. इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, वो एक्सपेक्ट करता है आपसे P5 में. सो अगेन एक्सपोजिंग रॉ इतनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी यार, ये आगे आपको कुछ समझ ही नहीं आना अगर आपको ये नहीं आपने पढ़ा इतना. Exposing raw potatoes to gamma radiation decreases the acrylamide concentration of potato chips. अब देखो, some scientists investigated the effect of gamma radiation on the composition of raw potato. कि भाई क्या ऐसा करता है gamma radiation के बाद में acrylamide कम आ जाती, क्या करता है ऐसा देखने के लिए. Some scientists investigated the effect of gamma radiation on the composition of raw potatoes. 4 bags of one variety of potatoes, same variety use किए, were each exposed to a different dose of gamma radiation. और gamma radiation की doses दी है 0, 50, 100 and 150 joules per kilogram. 3 samples of raw potatoes from each bag were then analyzed chemically to determine the concentrations of glucose, protein and volatile nitrogen compound. अब ये इसने एक नई चीज दी थी आपको, glucose, protein और volatile nitrogen compounds as a percentage of dry mass. Volatile nitrogen compounds are present in potatoes due to the breakdown of some proteins and amino acids such as asparagine. तो इसने आपको बताया volatile nitrogen compound होता है क्या है, तो बता रहे हैं भाई volatile nitrogen compounds are present in potatoes due to the breakdown of some proteins and amino acids such as what? Asparagine. सही है. यानी ये जो volatile nitrogen compounds ये आते उस वक्त हैं जब ये एस्परेजिन और प्रोटीन ये सब चीजें अवेलेबल होंगी, उनके ब्रेकडाउन आते हैं. यानी अगर ये कम आएंगे तो इसका मतलब है ये वाली चीजें भी क्या होंगी? कम होंगी. अगर ये ज्यादा आ रहे होंगे तो ये वाली चीजें भी क्या होंगी? ज्यादा. समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना. आप गौर से दोबारा सुनाए देख लो. 3 samples of raw potatoes from each bag were then analyzed chemically to determine the concentrations of glucose, protein and volatile nitrogen compounds as a percentage of dry mass. Volatile nitrogen compounds are present in potatoes due to the breakdown of some proteins and amino acids such as asparagine. Statistical tests were carried out on the data to assess whether the gamma radiation dose affected the concentrations of glucose, protein and volatile nitrogen compounds in the raw potatoes. अब चेक करो भाई result. Data from the chemical analysis and the statistical tests are shown in table 1.1. अब ये आपके पास थे जो आपके पास डिफरेंट डोजेस थी ना, वो आपने ये डोजेस यहाँ पे लिखी हुई है. लाइक mean composition of the raw potato sample as a percentage of dry mass. सबसे पहले आप जीरो वाला देखोगे कि भाई विदाउट गैमा रेडिएशन क्या सीन है. तो अब देखो विदाउट गैमा रेडिएशन ग्लूकोज आपको इतना आ रहा है कॉम्पोजिशन एज अ परसेंटेज ऑफ ड्राई मास 0.83%, प्रोटीन इतना आ रहा है और वोलेटाइल नाइट्रोजन कंपाउंड्स इतने आ रहे हैं. नजर आ रहे हैं? एक मिनट मुझे दोबारा बताओ, ये वोलेटाइल नाइट्रोजन कंपाउंड्स कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट? प्रोटीन एंड ब्ला ब्ला एंड अमीनो एसिड्स सच एज. यानी अगर ये ज्यादा आ रहा है तो अमीनो एसिड एस्परेजिन भी ज्यादा होगा. लाइक समझ में आ गई? अब चेक करो, ये 0 पे था, अभी चेक करो 50 पे जब आप गए तो ग्लूकोज पे इतना फर्क नहीं पड़ा. नजर आ रहा है? प्रोटीन्स पे भी इतना फर्क नहीं पड़ा है भाई. 10.92 से 11.04 हो गई. चेक करो ये कितना डिक्रीज कर गया. लाइक नजर आ रहा है? 0.75 into 10⁻² वोलेटाइल नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं. नजर आ रहा है? फिर डोज और बढ़ाई. इन दोनों पे इतना फर्क नहीं पड़ा. ये फिर भी थोड़ी सी कम हो गई है लाइक, लेकिन इस पे इतना फर्क नहीं पड़ा है लाइक आपको जो नजर आ रहा है. और इस पे चेक करो और कम हो गई है. नजर आ रहा है? आपके पास वोलेटाइल नाइट्रोजन कंपाउंड और कम हो गए. इससे कोई इतना बड़ा कम नहीं आया बट कम अभी भी हुआ है. लाइक डोज बढ़ी है तो कम हुआ है. लाइक और फिर देखो 150 पे ये और भी ज्यादा कम हो गए. 150 पे सबसे ज्यादा कम हो गए. नजर आ रहा है आपको? लाइक यहाँ पे जो वोलेटाइल नाइट्रोजन कंपाउंड्स है, और ये जो है अगर आप देखोगे इससे तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है. लाइक यार 10.92 से 10.96 पे आए हो तो एक्चुअली इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं है वैल्यूज में. यहाँ पे भी इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं है. 0.83 मैक्सिमम है, 0.88 जो है वो 0.83 मिनिमम है और 0.88 मैक्सिमम है. तो कोई इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है इनमें. अगर आप परसेंटेज वेरिएशन निकालोगे ना 1.14 से जब 0.4 जा रहा है आप देखोगे सिग्निफिकेंट. ऐसी बात है आधे से भी कम हो रहा है ना यार. 1.14 का आधा करो तो 0.5 समथिंग बनेगा. लाइक
ये उससे भी कम होना है, तो अच्छा खासा डिक्रीज आ रहा है। अब वो आपको ये बता रहा है भाई statistical significance of differences between raw potato samples exposed to different doses of gamma radiation। तो आप देखो ये जो डिफरेंट रेडिएशन में जब एक्सपोज किया ना तो रिजल्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट। प्रोटीन फॉरवर्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज जो आपको नजर आ रहा है मेन कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज, उसमें कोई इतना सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आया बिकॉज ऑफ रेडिएशन। प्रोटीन में भी इतना फर्क नहीं आया लाइक, बट जो वोलेटाइल नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वो क्या लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट, यानी इनमें सिग्निफिकेंट क्या हुई है रिडक्शन हुई है, गैमा रेडिएशन की वजह से सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुई है लाइक। अब वो पूछ रहा है the scientists suggested that gamma radiation reduces the acrylamide content of potato chips by affecting asparagine। Explain how the information provided and the data in table 1.1 support this view। तो आप बताओगे भाई सबसे पहली चीज आपका लिखो कि आपकी जिस तरह गैमा डोज की गैमा बोल रहा हूँ गैमा रेडिएशन की डोज इंक्रीज कर रहे हो उस तरह आपका वोलेटाइल नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो आप पहला पॉइंट के लिख सकते हो दैट वोलेटाइल नाइट्रोजन कंपाउंड्स डिक्रीज significantly। volatile nitrogen compounds decrease significantly with increase in what gamma radiation dose, with increase in gamma radiation dose। और ये क्या चीज़ इंडिकेट करी होगी अगर ये वोलेटाइल नाइट्रोजन कंपाउंड्स डिक्रीज कर रहे हैं ना तो ये क्या इंडिकेट करा होगा कि आपके पास जो है वो एस्परिजीन का जो अमाउंट होगा वो डिक्रीज कर रहा होगा, जिसकी वजह से फिर इवेंचुअली आप जो है वो कम एक्रिलामाइड बनाओगे। सो दिस इम्प्लाइज which indicates decrease in asparagine। क्योंकि भाई ये जो आपके पास आया था वोलेटाइल नाइट्रोजन कंपाउंड्स वो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स और उससे आए ना यार, क्या नाम है एस्परेजिन से। तो आपके पास अगर ये कम आ रहा है तो इसका मतलब है भाई जो प्रोटीन्स और एस्परेजिन है वो भी कम होंगे जब भी आपके पास ये कम हो रहा होगा लाइक। सो विच इंडिकेट्स डिक्रीज इन एस्परेजिन so less acrylamide is made। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इन अ फर्दर स्टडी द साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेटेड। आपको समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है कि नींद आपकी पूरी हो। आप नींद पूरी नहीं करके इतना इरिटेट करेगा आपको ये पेपर लाइक बीच में ही आप छोड़ दोगे लाइक बीच में ही आप ना हिम्मत हार जाओगे लाइक। अब बहुत बड़ा है आगे नेक्स्ट सवाल। अब इतने सवाल ही नहीं होते यार, या तो 2 होंगे या मैक्सिमम 3 होंगे। एंड दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, इट्स अ 20 मार्क क्वेश्चन, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, इट्स 2/3 ऑफ योर पेपर लाइक मतलब तो आप टाइम दें इसको। 2/3 ऑफ द पेपर का मतलब ये 45 मिनट्स देंगे आप इसको आराम से लाइक, समझ में आ गया भाई। पर उससे ज्यादा भी दे दो, 50 मिनट दे दो भाई, 1.25 घंटे का होता है। अगला 10 मार्क का उसको कितना आपने 20 मिनट दे देना यार, 25 मिनट दे देना बस। अब आराम से करो लाइक, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। In a further study, the scientists investigated whether gamma radiation and a hot water treatment reduced the acrylamide concentration of potato chips। है बहुत आसान, मैं थोड़ा तेज पढ़ रहा हूँ, आप प्लीज जरा अपना दिमाग ना खुला रखिएगा पूरा। In a further study, the scientists investigated whether gamma radiation and a hot water treatment reduced the acrylamide concentration of what? Of potato chips। 4 bags of one variety of potato were each exposed to a different dose of gamma radiation। वही doses हैं जो पीछे दी हुई थी आपको। After exposure to gamma radiation, the potatoes from each bag were cut into 1 cm by 1 cm by 5 cm blocks, and the potato blocks from each bag were given 2 different treatments। तो पहले पूरा प्रोसेस देख लो। पहले आपने रेडिएशन से एक्सपोज किया 4 डिफरेंट रेडिएशन से, फिर रेडिएशन में एक्सपोज करने के बाद आपने हर बैग से जो पोटेटोस निकाले उनको कट किया इनटू दीस ब्लॉक्स ऑफ द साइजेस दैट आर गिवन टू यू। और फिर जो आपके पास पोटेटो ब्लॉक्स आए ना फ्रॉम ईच बैग, उसको 2 डिफरेंट ट्रीटमेंट से एक्सपोज किया। अब वो ट्रीटमेंट क्या है, लेट्स गो थ्रू दैट। ट्रीटमेंट 1, 100 ग्राम ऑफ पोटेटो ब्लॉक्स were cooked in 1 decimeter cube of sunflower oil at 170 degrees Celsius for 5 minutes।
यानी जो आपने ब्लॉक्स बनाए थे ना, उनको आप वजन कर लो भाई, टोटल 100 ग्राम आ जाए आपके पास। और ट्रीटमेंट 2 में अगेन 100 ग्राम ऑफ पोटैटो ब्लॉक्स वर हीटेड इन 500 cm cube of water at 85 degrees Celsius for 5 minutes, removed from the water and then cooked in 1 decimeter cube of sunflower oil at 170 degrees Celsius for 5 minutes। तो इतने लंबे भाषण का यहाँ से लेके यहाँ तक का सिर्फ खुलासा ये है कि भाई पहले गैमा रेडिएशन से सबको एक्सपोज कर दिया, 4 डिफरेंट जो बैग्स आपने उनमें आपने उसे एक्सपोज कर दिया। उसके बाद आपने हर बैग में से निकाला, पोटैटो ब्लॉक्स बनाए और फिर वे किया, 100 ग्राम के ब्लॉक्स आपने वे कर लिए। और फिर वो आप 100 ग्राम के जो ब्लॉक्स हैं ना, हर बैग से जो आपने निकाले हैं उनको आप 2 ट्रीटमेंट से गुजारो। लाइक ट्रीटमेंट 1 में आपके पानी हॉट वाटर यूज़ नहीं करोगे, और ट्रीटमेंट 2 में आप क्या यूज़ करो, हॉट वाटर यूज़ करो। समझ में आ गया? लाइक सो दिस इज गैमा रेडिएशन ओनली एंड दिस इज व्हाट gamma radiation and hot. Do you understand that? Treatment 1 is gamma radiation only. Like समझ में आ गया? Because इसमें आपने कुछ और नहीं किया, सिर्फ तल लिया ना उसको, ब्लॉक्स को तल लिया आपने, चिप्स बना लिया, खत्म। समझ में आ गई ना? रेडिएशन से एक्सपोज किया, तल लिया। और यहाँ पे आपने क्या किया कि भाई गैमा रेडिएशन से एक्सपोज करके आपने उसके तलने से पहले हॉट वाटर से ट्रीट कर दिया। लाइक लिखा है ना, 100 ग्राम ऑफ पोटैटो ब्लॉक्स वर हीटेड इन 500 cm cube of water at 85 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 minutes। फिर उसको निकाल के आपने किस में डाले, सनफ्लावर ऑयल में डाले, और बिल्कुल उसी तरीके से आपने फिर पकाया जिस तरह आपने यहाँ पे लिखा हुआ था। नजर आ रहा है? लाइक उसमें कोई फर्क नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप याद रखो। ट्रीटमेंट 1 इज गैमा रेडिएशन ओनली, दिस इज गैमा रेडिएशन ओनली। बिकॉज देखो यार, ऊपर जो पर्पस लिखा हुआ है ना, वो मत भूला करो। लाइक दिस स्टडी इज बीइंग यूज्ड टू फाइंड आउट कि गैमा रेडिएशन और हॉट वाटर ट्रीटमेंट एक्रिलामाइड कॉन्सेंट्रेशन को कम करती है। तो देखने के लिए आपको गैमा रेडिएशन का एक ट्रीटमेंट यूज करो और दूसरा किसका यूज करो, गैमा रेडिएशन एंड हॉट वाटर। समझ में आ गया? लाइक तो ट्रीटमेंट 2 आपके पास क्या है, गैमा रेडिएशन एंड हॉट वाटर। क्योंकि मैं ये क्यों लिखा है, क्योंकि अब मैं आगे आंसर में बार बार ये नहीं लिखूंगा, मैं या ट्रीटमेंट 1 लिखूंगा या ट्रीटमेंट 2 लिखूंगा। समझ में आ गया? इसलिए मैंने लिख दिया पहले। द साइंटिस्ट मेजर्ड द एक्रिलामाइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पोटैटो चिप्स आफ्टर दीस ट्रीटमेंट्स। The procedure was repeated a further 5 times to allow statistical tests to be carried out on the results, तो इससे reliability अच्छी हो जाएगी। The results of the investigation are summarized in table 2.1। तो आपके पास यहाँ पे भाई रिजल्ट्स दिए हैं अब कि ये डोजेस थी, जो 4 डोजेस आपने यूज की थी। ट्रीटमेंट 1 कौन सी थी, गैमा रेडिएशन ओनली। उसमें देखो मीन एक्रिलामाइड कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, नजर आ रहा है? तो जब आप रेडिएशन बढ़ा रहे हो, मीन एक्रिलामाइड कॉन्सेंट्रेशन उसकी वजह से भी कम हो रही है। बट अब चेक करो कि जब आप रेडिएशन प्लस हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो उसमें देखो कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट रिडक्शन नजर आ रहा है आपको। चेक कर रहे हो आप? लाइक इसका मतलब क्या, वो कॉमन सेंस वैसे ही यूज कर लो। लाइक कि भाई गैमा रेडिएशन एंड हॉट वाटर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द नंबर्स दैट आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू अपीयर्स टू बी व्हाट मोर, क्या नाम है, वो इफेक्टिव इन डिक्रीजिंग द एक्रिलामाइड कॉन्सेंट्रेशन देन जस्ट द गैमा रेडिएशन ट्रीटमेंट। समझ में आ गया? आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? लाइक आप खुद डिड्यूस कर लोगे, लेकिन अभी नहीं है, कुछ लिखना नहीं है अभी। आप देखो, आपसे आगे कराता है, अभी ऐसे थोड़ी छोड़ देगा। यूजिंग द डेटा इन टेबल 1.2, calculate the percentage decrease in the mean acrylamide concentration of potato blocks given treatment 2 compared to potato blocks given treatment 1 for a gamma radiation dose of 0। यानी यहाँ आपके पास ना वो परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहा है। लाइक तो बहुत आसान है, परसेंटेज डिक्रीज आप कैसे निकालोगे, you will take 4551 minus 1768 divided by 4551 multiplied by 100। तो बच्चा निकाले यार कितना आ रहा है, परसेंटेज डिक्रीज कितना आ रहा है, व्हाट्स द वैल्यू, 61.2%। आप इसको जो है लेट्स से परसेंटेज डिक्रीज को आप नेगेटिव साइन के साथ देना चाहो तो आप दिस माइनस दिस करके दे दो, वो भी सही है। लाइक नॉट नेसेसरी, उसने खुद डिक्रीज लिखा हुआ है ना, तो मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट कि 61.1% डिक्रीज हो रहा है। लाइक चलो भैया अब लास्ट पार्ट, द रिजल्ट्स इन टेबल 1.2 आर शोन एज अ ग्राफ इन फिगर 1.5। ये जो रिजल्ट है ना, इनको एक ग्राफ के फॉर्म में शो किया हुआ है। Error bars have been added to show 95% confidence intervals। आपको एरर बार भी शो किए मैंने, तो अभी चेक करो यार, ये वर्टिकल एरर बार्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपको क्या दिया हुआ है, मीन एक्रिलामाइड कॉन्सेंट्रेशन। एक्स एक्सिस को आपको क्या दिया हुआ है, गैमा रेडिएशन डोज। और ये आपके पास दो ग्राफ्स हैं, वन फॉर ट्रीटमेंट 1 जो गैमा रेडिएशन ओनली वाला है, एंड सेकेंड वन इज फॉर गैमा रेडिएशन एंड हॉट वाटर। सबसे पहले तो नोट करो कि इनके एरर बार्स
बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहे ना रहे none of these error bars are overlapping at any of these जो चार हमने यूज की थी ना 0 50 100 150 किसी भी रेडिएशन डोज पे आप देख सकते हो कि आपके पास दोनों ट्रीटमेंट्स के एरर बार्स क्या नहीं कर रहे हैं ओवरलैप नहीं कर रहे हैं which implies that there is a significant difference in the results of what of treatment 1 and treatment 2 और इससे आप रिडक्शन क्या करोगे भाई ये गैमा जो ट्रीटमेंट 2 है आपके पास हॉट वाटर वाली दैट इज मोर इफेक्टिव इन व्हाट इन डिक्रीजिंग द मीन एक्रिलामाइड कंसंट्रेशन तो आप यहाँ पे आप क्या लिखोगे लाइक ठीक है फॉर द फर्स्ट मार्क यू कैन राइट treatment 2 decreases the acrylamide concentration. Treatment 2 decreases the acrylamide concentration. Decreases the acrylamide concentration more. Pareto blocks में जो acrylamide concentration है ठीक है treatment 2 decreases the acrylamide concentration in Pareto blocks more than what? More than treatment 1. सेकेंड मार्क के लिए आप क्या बताते हो जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स है ना जो नॉन ओवरलैपिंग है विच इंडिकेट्स दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन treatment 1 एंड treatment 2 यानी treatment 2 जो है जो आपको नज़र आ रही है दैट इज़ बेटर देन व्हाट देन treatment 1 जो आप रिजल्ट से बोल सकते हो तो आप वो भी लिख सकते हो फॉर द सेकेंड मार्क दैट the non-overlapping error bars indicate that treatment 2 is significantly better than treatment 1 and for the third mark उसने लिखा है ना like scientists concluded that a combination of gamma radiation and hot water treatment is the most effective way to reduce blah blah पूरा लिखा हुआ है फिर explain how the information shown in table 1.2 and figure 1.5 supports or does not support तो अब आप जो है ना वो क्या नाम है एक मार्क डेडिकेट कर सकते हो फॉर वाई डज नॉट सपोर्ट तो आप उसमें ये लिख सकते हो भाई कि जो क्या नाम है जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है ना अगर आप सिर्फ वो यूज़ करते हो विदाउट एनी रेडिएशन तो वो हो सकता है ज़्यादा क्या हो सेफ़र हो बिकॉज यहाँ सेफ्टी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है ना लाइक तो यू कैन से दैट ट्रीटमेंट कुड बी वॉट ट्रीटमेंट कुड बी मोर सेफर लाइक तो आप लिख सकते हो भाई कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट अलोन माइट बी safer hot water treatment alone might be सेफर और यहाँ पे थर्ड मार्क के लिए डेटा वगैरह भी कोट कर सकते हो तो ये जो पहले वाले आपने 2 पॉइंट्स लिखे ना ये सपोर्ट में लिखे हैं आपने लाइक किस में लिखे हैं सपोर्ट में तो ये सपोर्ट कर रहा है जो डेटा आपको आया था विद द क्या नाम है कंक्लूजन दैट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट पहले 2 वाले पॉइंट जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं लाइक और जो आखिरी वाला आपने पॉइंट लिखा है दैट वन डज नॉट सपोर्ट द कंक्लूजन मेड बाय द साइंटिस्ट लाइक ठीक है अब मैं करूँगा ये कि इसका मैं मार्क्स स्कीम जो है वो साथ अटैच कर दूँगा आपके रिव्यू के लिए इस क्वेश्चन का मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट मार्क्स स्कीम और अगर कोई एडिशनल पॉइंट आपके जहन में आ रहा है जस्ट चेक इफ़ दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्क्स स्कीम 2 तो आप वो भी फिर ले सकते हो लाइक ठीक है